नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अम्ल भस्म और लवण लेके आए हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। अगर कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर अम्ल भस्म और लवण से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो इससे अलग नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए, अब हम पहले इसका थ्योरी करेंगे, समझेंगे होता क्या है, इस सब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम अम्ल भस्म और लवण से संबंधित 50 या 60 मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में अम्ल भस्म लवण का पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर होगा। बार बार पूछा गया रिपीट क्वेश्चन भी हम बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, यानी इस टॉपिक को अच्छा से समझिए। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल का। अम्ल वे यौगिक है, अम्ल वे यौगिक पदार्थ है। अम्ल जो है यौगिक है, ठीक है, यानी कि विभिन्न तत्वों का उसमें मिश्रण है। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप के रूप में रहता है। तो देखिए, हमको इंपोर्टेंट इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको मेन यहाँ देखना है अरेनियम क्या कह रहा है। अरेनियम कह रहा है कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि जब अम्ल जल में घुलता है तो हमको क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। उसके बाद ब्राउनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया है कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, यानी कि अम्ल जो है किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन देता है, ठीक है ना। यानी मतलब ये हुआ कि अम्ल का काम क्या है कि अम्ल किसी और अपना प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, दूसरे को प्रोटॉन देने का क्षमता रखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान से इस टॉपिक को समझिए कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें सब क्षमता होता है कि वो प्रोटॉन को क्या कर सके, त्याग सके, यानी कि दूसरे को दे सके। समझ में आ गया। अब देखिए, विभिन्न स्रोत देखेंगे और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देखेंगे। देखिए, बात करते हैं सिरका का। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, ये तो याद करना ही है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, देखिए टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को पता है। और चींटी के डंग में मेथनोइक अम्ल, या फिर इसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहेंगे, ठीक है ना। मेथनोइक और अम्ल और फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पेय पदार्थ में कोई भी पदार्थ जो पीने वाला, जैसे पेप्सी हो गया, सोडा वाटर हो गया, उस सब में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलते हैं अगला टॉपिक। देखिए, इसमें क्या है, अम्ल। देखिए, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है। अब इम्पोर्टेंट समझिए, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, अम्लीयता और क्षारीयता का अगर घोल हमको दिया जाए, इसको पहचानने के लिए जो जो स्रोत होता है उसमें कौन कौन हो सकता है। देखिए, एक तो लिटमस होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिटमस जो होता है, लिटमस किस चीज से प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। किससे, लाइकेन से। अब देखिए, लिटमस हो गया। हल्दी से भी हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद मेथोइक ऑरेंज होता है एक, और एक होता है चाइना गुलाबी। ये सब जो होता है, ये सब हमको पहचानने में मदद करता है एसिड और बेस को या फिर साल्ट को। देखिए, तो जब हम लिटमस का प्रयोग करेंगे तो जलीय विलयन जो होगा, नीला लिटमस जो होगा ना, अगर हम अम्ल के विलयन में डालेंगे तो लाल बन जाएगा। तो जब नीला लिटमस लाल बन जाएगा तो समझेंगे कि क्या है, अम्ल है। तो यही कहा गया कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीला लिटमस को कैसे बना देता है, लाल बना लेता है। समझ गए। अब देखिए, अम्ल का कुछ उपयोग, तो हम लोग देखे हैं कि अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो खाने में दूध जो होता है खट्टा पदार्थ है, अगर दही की बात करें जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का उपयोग एवं अचार, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर भी बताया, जो पेय जल होता है, जो पेय पदार्थ कुछ भी हो उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में बताए थे, अंगूर और इमली दोनों में बताए थे कि टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल
देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में ना टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस एसिड या किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? HCl, ठीक है ना। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखिए HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो होता है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत, जंग रोधी बनाने के लिए लोहा को उस पर किस चीज का परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने के लिए, जब जस्ता के परत चढ़ेगा तो उससे पहले उसको साफ होगा, तो उसको साफ करने के लिए हम H2SO4 बोले तो हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं लोहा को साफ करने के लिए, उस पर जस्ता का परत चढ़ाने से पहले, ठीक है ना। यानी कि लोहा को जंग से बचाने के लिए हम उस पर अगर जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो उसको सफाई करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 और HNO3। H2SO4 किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं और HNO3 नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। तब अगला देखिए, अब आगे कहता है अम्लराज, यानी कि दो अम्लों के मिश्रण से बनता है अम्लराज। देखिए दो अम्ल लीजिए, जिसका दो अम्ल यह 3:1 के रेशियो में होता है। दो अम्ल 3:1 के रेशियो में होता है, जिसमें कौन कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में रहेगा और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में रहेगा, और इस जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अम्लराज। और अम्लराज इतना पावरफुल होता है कि सोना एवं प्लेटिनियम को गलाने में का क्षमता रखता है। अम्लराज जो बनेगा वो सोना एवं पेट्रोलियम को गलाने में सक्षम होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो गया, इसको हम म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, और H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको हम वाइल ऑफ, आगे देखिए ये देखिए HCl एक खनिज अम्ल है, ठीक है ना। ये कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल है। HCl एक खनिज अम्ल है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल कांच घुलनशील होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना पावरफुल होता है उसमें अगर हम शीशा को रख दे तो शीशा क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए अमाशय ग्रंथि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अमाशय, हमारे जो अमाशय में जो ग्रंथि पाया जाता है उसमें किस अम्ल, तो बायोलॉजी का है, हम बताए थे। अमाशय ग्रंथि के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निकलता है। अगर चींटी किसी को काट ले, चींटी के डंक में हम बताए थे कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और उस डंक के असर को, यानी कि उसके जो विष होता है उसको कम करने के लिए उसको उसी जगह पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अमाशय ग्रंथि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो हम बता ही दिए। अब देखिए अब बात करते हैं भस्म का। अम्ल हो गया, अब भस्म देखिए जो इम्पोर्टेंट था उसमें अब भस्म आ गया। एक ऐसा है कि जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल, इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। भस्म उसको कहेंगे जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं जल बनाता है। या फिर इसको कह सकते हैं कि वो है यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। देखिए प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता, देखो प्रोटॉन को जो त्याग रहा था, यानी कि प्रोटॉन को देने का जो क्षमता था उसमें था, अम्ल में भी था। लेकिन जो प्रोटॉन को लेने का क्षमता यानी कि ग्रहण करने का क्षमता है किसमें होता है? भस्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भस्म
में क्या बताया कि वो जो प्रोटॉन है वो लेने में सक्षम होता है। अब कुछ भस्म का उपयोग देखिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का जो जो ये भस्म है, इसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले घर में चूना पोतने में, यानी कि घर में मतलब पुताई करने में, यानी जिसको पेंट कहते हैं, प्लास्टर बनाने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किसका उपयोग होता है? भस्म का प्रयोग होता है। चमड़ा के ऊपर के बाल साफ करने की, चमड़ा फैक्ट्री में जो चमड़ा के ऊपर का बाल साफ कर किया जाता है, उसमें भी किसका उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने पर, अम्ल के जलन यानी अम्ल से कुछ जल उल जाए उस पर मलहम पट्टी करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा उपयोग देखिए, कास्टिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बहुत जरूरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पहले सामान्य सूत्र होता है NaOH होता है। इसको दो नाम, इसको कास्टिक सोडा भी कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे, इसको धोने का सोडा भी कहेंगे, यानी कि धोवन सोडा, धोने के काम में आता है इसका उपयोग। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पहले तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। इसका 3 नाम हम बता दिए, कास्टिक सोडा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होता है धोवन सोडा, जिसको हम NaOH कहते हैं। सबसे पहले तो इस साबुन बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा, पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में, जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, सफाई होता है, उसमें भी। देखिए इस एक अलग टॉपिक है, ये हम एनसीईआरटी क्लास जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो बताएंगे। देखिए पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के, पेट्रोलियम का जब शुद्धिकरण किया जाता है उसको अलग हर एक टेम्परेचर पर जब इसका मतलब शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसी से पेट्रोल बनता है, इसी से किरोसिन बनता है, इसी से डीजल बनता है। तो शुद्धिकरण एक अलग टॉपिक है। देखिए तब उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का प्रयोग दवा बनाने में होता है, कागज, कपड़ा एवं कागज बनाने में होता है, कारखाना को साफ करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तीसरा बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का काम क्या है? पेट के अम्लीयता, तो देखिए जब हम पीएच मान बताएंगे हर एक चीज का, तो वहां पे बताएंगे सबसे ज्यादा पीएच मान अगर किसी का होता है तो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। ये इसका पीएच मान जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहता है? जो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाएगा उसको दूर करने में उपयोग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं लवण का। देखिए लवण क्या है वो पहले समझिए। देखिए अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है। जब अम्ल और भस्म, जब देखा जाए अम्ल और भस्म आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो भस्म तो हम लोग देख लिए, अम्ल भी देख लिए, अब बात करते हैं लवण के उपयोग का। देखिए साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक की बात करते हैं तो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, और जिसका हम लोग जो खाते हैं वो साधारण नमक है। जो अचार के परिरक्षण में उपयोग होता है, जैसे अचार हम बनाते हैं तो उसको उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, इसके लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, उस समय हम लोग क्या पढ़े थे? सोडियम कार्बोनेट पढ़े थे। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका काम क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करना। देखिए पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का भी यूज करते थे, और इसका भी यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम खाने का सोडा कहेंगे या फिर NaSCO3 कहेंगे। इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए पेट की अम्लीयता को दूर करता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें भी इसका यूज होता है। अब अगला पॉइंट है धोवन सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट का, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। देखिए इसको हम कंसेप्ट यानी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए सोडियम कार्बोनेट का मतलब समझ लिए कि धोने वाला सोडा है, और धोने वाला सोडा है तो सोडियम नाम है, तो सोडियम है तो Na रहेगा, Na2 हो जाएगा।
CO3 एक याद करना है। और देखो जल है, जब कपड़ा धोया जाएगा तो जल में धोया जाएगा, जल के फार्मूला आप लोग को पता है H2O होता है, तो लास्ट में H2 होगा, लेकिन कितना 10 होगा, तो सोडियम Na2, उसके बाद कार्बन का समझ लीजिए CO, कार्बोनेट का CO3 और जल का 10H2O, H2O होता है लेकिन 10 लगा के। तो इस तरह से समझिएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट का बात आ जाए समझिएगा कि धोबन का सोडा, इसमें जल आएगा, तो इसको इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के ट्रिक में। तो अगर सोडियम कार्बोनेट आए तो समझिए कि धोने का सोडा है, और धोने के सोडा में जल होगा, तो देखिएगा लास्ट में अगर H2 है 10 के साथ, तो समझिएगा ये होगा। तो इसको हम एक बार बोल देते हैं, Na2CO3 10H2O जो होता है, इसका उपयोग कपड़ा धोने में होता है, समझिएगा। एक होता है कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में, यानी कि चूर्ण बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, NaOH का। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मेन पॉइंट, अब विभिन्न, देखिए अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो है वस्तु, जो हमारे पास पदार्थ है या तत्व है, अम्लीय है, क्षारीय है, या कैसे है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है, तो जो पीएच स्केल होता है, अगर ये पीएच स्केल में अगर किसी भी पदार्थ का मान जो है 7 से कम आया, 7 से कम अगर होगा, तो समझ जाएंगे कि कैसा होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम अगर किसी भी पदार्थ का मान है तो वो अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर कोई पदार्थ का मान 7 है तो उसको हम कहेंगे उदासीन। जैसे समझिए, यहाँ समुद्री जल का पीएच मान कितना है, 8.4 है, इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। मनुष्य के जो मुंह में लार होता है उसका पीएच मान 6.5 है। अब देखिए ये 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। दूध का पीएच मान 6.4, ये भी अम्लीय होगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। इसके अलावा हम बता दें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10, जो कि सबसे ज्यादा होता है। और देखिए हमारे शरीर कैसे काम करेगा, तो हमारे शरीर जो होता है वो 7 से 7.8 के बीच के पास पर काम करता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच के जो एवरेज होता है, उसी के पर हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी देख लिए हैं। इसका एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले पीएच स्केल दिया कौन, तो सुरेंद्र सेन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल को दिया था। ठीक है ना, 1909 ईस्वी में पीएच स्केल मतलब खोजा गया था, जिससे हम अम्ल, भस्म, अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, और एवं उदासीन का। ठीक है ना, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए जल क्या है, उदासीन है। जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए जल को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। समझ गए। तो अब आज ये वीडियो, कल इससे संबंधित हम 50-60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा इस थ्योरी से। देखते हैं कितना किसका सही होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।